हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021 और 11 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है? किस भारतीय को टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पवन सिंह को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव हैं। पवन सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल 26 जूरी सदस्य एम्पायरिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने व्यक्तियों को जूरी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 26 सदस्यों को, जिसमें 6 सदस्य जापान के और बाकी दूसरे देशों के होंगे। पवन सिंह जूरी और जजों की श्रेणी में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। यह है पवन सिंह जिनको चुना गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उनको 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। दिल्ली सरकार की घोषणा के मुताबिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल सरकार ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। केरल सरकार इस प्लेटफॉर्म को 1 नवंबर तक लॉन्च करने में है। केरल सरकार अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म 1 नवंबर 2021 तक लॉन्च करने में है। और ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओवर द टॉप। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के टेक लाइफ ब्रांड डीजो ने किसे डीजो इंडिया का नया सीईओ और आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया है? स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के टेक लाइफ ब्रांड डीजो ने किसे डीजो इंडिया का नया सीईओ और आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिलाष पांडा को। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयराम रमेश। यह है जयराम रमेश। तो हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस पर 9 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के सबसे बड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस पर 9 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
72वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 9 जुलाई को। या ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस जो कि 9 जुलाई 2021 को मनाया गया, वो कौन सा स्थापना दिवस था, तो 72वां। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आधिकारिक नारा ज्ञान, शील और एकता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आधिकारिक नारा क्या है, तो ज्ञान, शील और एकता है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण खोजा गया? किस देश में दुनिया का सबसे पुराना आभूषण खोजा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह आभूषण 51,000 साल पुराना है, जिसे हिरण के खुर से बनाया गया है। यह आभूषण 51,000 साल पुराना है, जिसे हिरण के खुर से बनाया गया है। इस आभूषण का इस्तेमाल 40,000 साल पहले समाप्त हुई प्रजाति निएंथरथल करती थी। इस आभूषण का इस्तेमाल 40,000 साल पहले समाप्त हुई प्रजाति निएंडरथल करती थी। यह आभूषण जर्मनी के हार्ज पहाड़ों की तलहटी में मौजूद यूनिकॉर्न गुफा में मिला है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 10 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस किन वैज्ञानिकों की याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में। वर्ष 2021 में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 10 जुलाई 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कौन सा दिवस था, तो 21वां दिवस मनाया गया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया? भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 सदस्यीय। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के लिए स्थापित की गई 25 सदस्यीय विकास परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया को। यह परिषद कचरे को खत्म करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार, लागत कम करने और उत्पादकों के मानकीकरण को बढ़ावा देने के तरीके सुझाएगी, और यह है पुनीत डालमिया। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस सूची में फिजी दूसरे स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर दूसरे स्थान के बारे में पूछा जाए तो फिजी है दूसरे स्थान पर।
इस सूची में ऑस्ट्रेलिया तीसरे और यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो AIR लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। AIR भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण करता है। 1926 से आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण करता है। 1926 से आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1936 में यह स्थापित हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। यह प्रसार भारती का एक प्रभाग है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया गया? किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फेसबुक द्वारा। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। बुलेटिन प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है जो हाल ही में फेसबुक ने लॉन्च किया है? अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और कई एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। तो फरवरी 2004 में। और फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फेसबुक के वर्तमान CEO कौन है? तो मार्क जुकेरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात में। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अमेजन ने गुजरात के सूरत शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया? तो गुजरात के सूरत शहर में। इस केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अमेजन के पहले डिजिटल केंद्र जो कि सूरत शहर में स्थापित किया गया है, उसका उद्घाटन किसने किया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। यह डिजिटल केंद्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। अमेजन के CEO एंड्रयू आर जेसी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अमेजन के CEO कौन है? तो एंड्रयू आर जेसी। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1994 में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की? भारत के किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय ने। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई प्रणाली स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। यह पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। इस रक्षा प्रणाली के तहत भारत के 2 बड़े बैंकों SBI और PNB को सेवा केंद्रों के रूप में सहयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्पर्श प्रणाली के तहत भारत के किन 2 बड़े बैंकों को
सेवा केंद्रों के रूप में सहयोजित किया गया? तो एसबीआई और पीएनबी बैंकों को। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक को। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर में लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा? भारत के किस शहर में लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमान नवीनीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई शहर में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। नई सुविधा को नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे अनुकूलित सेवाओं को पेशकश करने के लिए नवीनतम उपकरणों और सामग्री से सुसज्जित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए द्वारा अनुमोदित किया गया है। नई सुविधाओं की सेवाओं में कैबिन की मरम्मत और पेंटिंग सेवाएं शामिल हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट में कितने लोग भूख से मरते हैं? ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट में कितने लोग भूख से मरते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11 लोग। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में विश्व के पहले महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान के तहत 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी? विश्व के पहले महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान के तहत 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंचन अगुसांदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।